हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए गाने से करते हैं। गाने अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। शाम का वक्त था। सारंग बिल्ला में मृत्युंजय की बात सुने कांस उसकी तरफ देखने के बाद अपना हाथ झटक से छुड़ा दौड़ते हुए कमरे के अंदर चला गया, जिसे देखकर अव्यक्त मृत्युंजय से बोला, वो मेरा भाई जैसा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। इतना कहकर अव्यक्त रिदम और बाकी लोगों की तरफ देख उन्हें चलने के लिए कहने लगा। तो मृत्युंजय उसके हाथ को पकड़ते रहा। अभी अव्यक्त मृत्युंजय की बात पर उसकी तरफ देखना मुझसे गलत बर्दाश्त नहीं होता डैड। ये सुनकर महक अव्यक्त के चेहरे पर हाथ रख, अभी एकांत से भी छोटा है ना। रिद्धम महक की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए बोले, एग्जैक्टली आंटी, मैं भी वही से यही कह रहा था। रिद्धम के बाद मृत्युंजय उसकी तरफ देखते अव्यक्त को ले जाओ, जिसे सुनकर रिद्धम अपना सिर हिला दिया और अव्यक्त के हाथ को पकड़ते हुए, चलो तुम्हें कपड़े बदलने नहीं है क्या, थोड़ी देर में पार्टी शुरू हो जाएगी। रिद्धम की बात सुन अव्यक्त मुस्कुराते हुए अपना सर हिला उसके साथ अपने बेडरूम की तरफ चला गया। जिसके जाने के बाद मृत्युंजय बेडरूम में आया तो देखा एकांश वहां पर नहीं था, जिसे देखते हुए मृत्युंजय एक आह भर के बोला, अब ये कहाँ चला गया। जिस पर महक ने उसके हाथ को पकड़ वहां पर एकांश के लिए बनाए गए टेंट जैसे पर्सनल रूम की तरफ इशारा कर दिया। तो मृत्युंजय उसके अंदर आ गया, जहां एकांश मुंह फुलाकर अपने ब्लैक चिपंजी के मुंह को मार रहा था। एकांश की हरकत को देख मृत्युंजय अपने फेस पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए, अंश। मृत्युंजय की आवाज़ लगाने पर एकांश एक नज़र उसकी तरफ देखने के बाद फिर से अपने चिपंजी को मारने लगा। तो मृत्युंजय उसके साथ बैठते हुए बोला, क्या तुम किंडरगार्टन जाओगे? वहाँ तुम्हें बहुत सारे दोस्त मिलेंगे। मृत्युंजय की बात पर एकांश सिर उठाकर उसे देखने लगा। तो मृत्युंजय अपनी आईब्रो चढ़ा, जाओगे किंडरगार्टन? जिसके जवाब में एकांश ने अपनी गर्दन नहीं में हिला दिया। तो मृत्युंजय एकांश के गाल को खींचते, मेरा बेटा पढ़ेगा तभी तो मेरे जैसा बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। मृत्युंजय की बात पर एकांश अपनी छोटी उंगली से मृत्युंजय की तरफ इशारा करने के बाद खुद की तरफ इशारा करने लगा। तो मृत्युंजय अपना सर हिलाते, हाँ तुम्हें मेरी तरह बनना है ना। जिसके जवाब में एकांश अपना सिर हाँ में हिला दिया। तो मृत्युंजय उसके बाल को सहलाते हुए बोला, तो उसके लिए तुम्हें किंडरगार्टन जाना होगा, वहाँ दोस्त बनाने होंगे और किसी से झगड़ा नहीं करना होगा, और मम्मा आपके लिए हर रोज़ आपकी पसंद का ब्रेकफास्ट आपका टिफ़िन में डालेगी, जिसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके खाना। महक ने कहा। महक की बात सुन एकांश उसकी तरफ देखते हुए वहाँ पर रखे अपने प्लास्टिक के टिफ़िन बॉक्स को कसकर पकड़ते हुए अपना सर नहीं में हिला दिया। तो महक मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं, आप अकेले खा लेना, लेकिन किसी से झगड़ा नहीं करना। महक के बाद सुन एकांश अपना सिर हिला दिया। तो मृत्युंजय एकांश को उठाकर बाहर लाते हुए बोला, आपको पता है शादी आ रही है और साथ में आपके सिद्धू मामू भी आ रहे हैं। महक ने कहा, जिसे सुनकर एकांश की आंखें चमक उठी। जिसे देखकर मृत्युंजय महक से बोला, हम दोनों शावर लेने जा रहे हैं, हमारे लिए हमारा पार्टी वेयर निकाल दो। इतना कहकर मृत्युंजय एकांश को लेकर वॉशरूम के अंदर चला गया। जिनके जाने के बाद महक हल्का सा मुस्कुरा उन लोगों के कपड़े निकालने लगे। अंदर मृत्युंजय एकांश के सर पर सोप बबल डाले उसके बालों को बना रहा था। एकांश मृत्युंजय के इयररिंग को घुमा रहा था, जिसे देखते हुए मृत्युंजय बोला, क्या तुम्हें पसंद है? मृत्युंजय के सवाल पर एकांश अपना सर हाँ में हिला दिया। तो मृत्युंजय मुस्कुराते हुए, तुम्हें भी करवाना है? देखा है तुमने, अभी ने भी पहना है और शिव ने भी। मृत्युंजय की बात सुन एकांश मुंह बनाते हुए अपना सर नहीं में हिला दिया और गर्म पानी के भाप को देखते हुए बाथटब से निकल वॉल पर कुछ करने लगा, जिसे देखते हुए मृत्युंजय भी बाथटब से उठ गया। तो एकांश साइड होकर उसे वॉल की तरफ इशारा कर दिया, जहां पर उसने अपनी टूटी फूटी अक्षर में लिखा था, आई एम नॉट ए कॉपी कैट। जिसे पढ़कर मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, ओह, तो तुम कहना चाहते हो कि मैं कॉपी कैट हूँ? जिस पर एकांश जल्दी से अपना सर नहीं में हिलाकर फिर से वॉल पर लिखने लगा। तो मृत्युंजय ने देखा वो कुछ सोच रहा था, जिसे देख मृत्युंजय एकांश को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, क्या सोच रहे हो मेरे साइलेंट बम? मृत्युंजय के बाद एकांश अपने साइन लैंग्वेज से उसे कुछ समझाने लगा, जिसे देखते हुए मृत्युंजय बोला, ओह, तो तुम अभी को परेशान नहीं कर रहे थे? जिसके जवाब में एकांश अपना सर हिला दिया। तो मृत्युंजय बोला, तुमने उसका केक खराब किया, फिर उसके कपड़े खराब किए, फिर उसके फ्रेंड्स के साथ झगड़ा भी हुए और कहते हो कि तुम अभी को परेशान नहीं कर रहे थे। तो वो सब क्या था? जिस पर एकांश ने अपना चेहरा बाहर की तरफ करते हुए डोर की तरफ इशारा कर दिया। तो मृत्युंजय उसके बट्स पर थप्पड़ मारते हुए, डैड को इग्नोर कर रहे हो? हाँ, बहुत गट्स आ गए हैं तुम में। मृत्युंजय के बट्स पर मारने के कारण एकांश का चेहरा लाल होकर मुंह फुलाकर मृत्युंजय की तरफ देखने लगा, जिसे देखते हुए मृत्युंजय मुस्कुरा दिया और एकांश को लेकर बाहर आया। तो बाहर शिवांश अपने कपड़े
पकड़ा खड़ा था और महक उसके कोट में बटन लगा रहे थे, जिसे देखकर मृत्युंजय एकांश को टॉवेल से लपेटे बाहर लाया तो शिवांश एकांश के पास आकर उसे अपनी गोद में लेते हुए बोला, तुम्हें पता है अंश, तुम बहुत प्यारे हो, बस थोड़ा गुस्सा करना बंद कर दो और सबसे अच्छे से मिला करो। शिवांश की बात सुन मृत्युंजय उसकी तरफ देखते बोला, वो सब छोड़ो, वो समय के साथ सुधर जाएगा। तुम बताओ, जो मैंने तुम्हें प्रेजेंटेशन रेडी करने के लिए दिया था वो तुमने किया या नहीं? एंड न्यू इंटर्न की रिक्वायरमेंट क्या होगी, इसका लिस्ट बनाया तुमने? ये कहते हुए मृत्युंजय अपने बाल सुखाने, जिसे देखते हुए महक मृत्युंजय से बोले, आप कब से ऑफिस नहीं गए? सो व्हाट, मैं बॉस हूँ एंड अपने नए पार्टिसिपेंट्स को भेज तो रहा हूँ ना मैं अपने आइडियाज़ के साथ। मृत्युंजय ने महक की तरफ देखते हुए कहा, जिसे सुनकर महक अपना सर हिला शिवांश की तरफ देखते हुए बोले, आगे से तुम्हारे पापा का कोई काम तुमने किया तो मैं तुम्हें एकांश का ट्विटर बना दूंगी। महक के बाद मृत्युंजय उसे घूरते लगे, अजीब ज़बरदस्ती है, पूरी ज़िंदगी मैं काम करता रहा, अब मुझे मौका मिल रहा है तो थोड़ा आराम करने का, तो तुम मुझसे मेरा सपोर्टर छीन रही हो। महक मृत्युंजय की बात सुन कुछ कहते उससे पहले वैदिक अपना टैब पकड़े अंदर आते हुए मृत्युंजय से बोला, भैया ये देखिए, सुधांशु भैया ने इंटरनेशनल इंटरव्यू में क्या कहा है। वैदिक की बात सुन मृत्युंजय की आंखें डार्क हो गई और सीरियस होते हुए, क्या बकवास किया है उसने? ये कहते हुए टैब में देखने लगा जहाँ सुधांशु एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन न्यूज़ चैनल वालों के साथ बैठा हुआ था और एक होस्ट उससे सवाल पूछ रहा था, जहां उसने कहा, जी हाँ, मैं इस बार सारंग ट्रांसपोर्ट को कम्पीट करने वाला हूँ। सुधांशु की बात सुन मृत्युंजय टैब को बंद करते हुए, सही है, अब चेला गुरु की होशियारी करेगा, गुरु भी तो कमज़ोर हो रहा है तो चेला बाजी मारेगा ही। वैशाली के अंदर आते हुए कहा, जिसकी आवाज़ सुन सबने उसकी तरफ देखा तो वैशाली हाथों में ब्रेड और चॉकलेट पकड़े अंदर आ रहे थे, जिसे देखते हुए देखा मृत्युंजय, तुम कमज़ोर किसे कह रही हो? आपको? वैशाली ने एकांश को चॉकलेट देते हुए कहा, जिसे सुनकर मृत्युंजय होठों पर तिरछी मुस्कान लगी, सुधांशु के फैशन कंपनी मॉडल हो ना, इसलिए उसी की तारीफ़ करोगे? तो आपको लगता है हमको वहाँ का मॉडल बनाने का ऑफ़र फ्री में मिल गया था? कितने सारे ऑडिशन पार किए थे हमने। वैशाली ने बैठकर खाते हुए कहा, जिस पर मृत्युंजय हल्का सा मुस्कुरा दिया और वैशाली को देखते हुए बोला, तुम्हें याद, तुमने लास्ट टाइम लव मी का गाउन पहना था, मैंने मिसाल से ये उसे ऑक्शन में डलवाया था और उसके लिए पार्टी भी हुई थी, बस वहीं पर शायद किसी अवस्थी फंक्शन कंपनी के डिज़ाइनर ने देखा होगा, जिसे खरीदकर उन लोगों ने रिप्रेजेंट किया। कपड़े मेरी कंपनी के, डिज़ाइन भी मेरी, डिज़ाइनर के लेवल भी मेरी कंपनी का लगा था, क्योंकि मैंने अवस्थी के साथ कोलैब किया है, क्योंकि मुझे वहाँ का मॉडल अच्छी लगती है। मृत्युंजय की बात सुन वैशाली उसे घूरने लगी तो मृत्युंजय, तुम्हारी बात नहीं कर रहा, तुम तो फ्री फोकट में अच्छी नहीं लगती, मैं तो मेरी भांजी की बात कर रहा था। देखा है तुमने, चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर वो कितना सुंदर दिखती है। मृत्युंजय की बात सुनते हुए एकांश वैशाली के हाथ से ब्रेड को लेने लगा तो वैशाली उसके मुंह में से एक टुकड़ा डाल मृत्युंजय से बोली, तो जाकर सच संवर कर दुल्हा बन जाओ, आपकी भांजी आती ही होगी। वैशाली की बात सुन मृत्युंजय मुँह बनाते हुए उसकी तरफ देखने के बाद वैदिक से बोला, कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है देख लो, फिर मुझे बताना, हम इस हफ्ते गोवा चल रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर लो। मृत्युंजय की बात सुन वैदिक कुछ पल चुप रहकर बोले, भैया मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, बस वहाँ से अप्रूवल आ जाए फिर अमेरिका। वैदिक की खुशी को देख वैशाली आंखें चढ़, क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो भाई, गर्लफ्रेंड वगैरह पटा कर रखा है का विदेश में? वैशाली की बात सुन वैदिक की आंखें बड़ी हो गई। मृत्युंजय वैशाली को घूरते हुए, हमारे घर में मैंने और शोभित ने वहीं से पढ़ाई की है, तो क्या हमने भी गर्लफ्रेंड पटा कर रखी थी का? पता, वैसे भी दीदी तो भोली है, आप चालू हो, कुछ भी कर सकते हो, हम यकीन के साथ नहीं कर सकते कि अपना चक्कर था, आपका चक्कर था या नहीं। वैशाली ने आंखें रोल करते हुए कहा, जिसे सुनकर मृत्युंजय से घूरने लगा तो महक उनके झगड़े के बीच में आते, अरे अब बस कर यार, कितना झगड़ा होते हो आप लोग, चलो पार्टी शुरू हो जाएगी थोड़ी देर में। महक के बाद सुन वैशाली उसकी तरफ देखते ले, दीदी आप हमको साड़ी पहनाने में मदद करोगे? क्यों, जाकर गाउन पहनो, तुम्हें और मना कौन करेगा? मृत्युंजय ने तुनक कर कहा, जिससे सुनकर वैशाली अपने दांत पीसते उसकी तरफ देखने लगी। जब शिवांश मृत्युंजय से बोला, पापा चलिए रेडी हो जाइए, चाची से बाद में झगड़ा हो लेना। शिवांश की बात सुन मृत्युंजय एकांश को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, इसके साथ मत रहा करो वरना इसकी बड़बोली हो जाओगी। इतना कहकर मृत्युंजय एकांश को लेकर क्लोजेट की तरफ ले गया, जिन्हें जाता हुआ देख वैशाली का मुंह बन गया और वो महक की तरफ देखने लगे, जिसे देखकर महक अपना सिर हिला शिवांश को कोट उसे देते हुए बोली, शिव बटन लग गया है बेटा, जाकर रेडी हो जाओ, मैं वैशाली के हेल्प करके आती हूँ। महक की बात पर शिवांश अपना सर हिला दिया
और अपना कोट लेकर वैदिक के साथ बाहर चला गया। महक वैशाली को लेकर उसके बेडरूम की तरफ चली गई। इसी तरह पूरी शाम ढल गई, रात में तब्दील हो गई। पता ही नहीं चला। पूरा सारंग बिला दुल्हन की तरफ सजा हुआ था। हल्की लाइट म्यूजिक चल रही थी और काफ़ी सारे मेहमान वहाँ आ चुके थे। अव्यक्त के कुछ क्लासमेट्स भी आए हुए थे। जब डेविड नैना के साथ अपनी गोद में करीब 1.5 साल के बेबी गर्ल को पकड़े गिफ्ट बॉक्स पकड़े अंदर आया और अव्यक्त को देते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे जूनियर मृत्युंजय। जिस गिफ्ट को लेते हुए अव्यक्त मुस्कुरा कर बोला, थैंक यू अंकल। तो डेविड इधर उधर देखते हुए बोला, साइलेंट बम कहाँ है। एकांश के जिक्र पर अव्यक्त अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, आई डोंट नो। जब सुधांशु ध्रुवी वहाँ पर एक व्हाइट कलर की खूबसूरत सी फ्रॉक के साथ अपने घुंघराले बालों को समेट कर चोटी बनाए क्यूट सी लड़की को लेकर अंदर आए, उनके साथ ही दीप ज्योति और 10 साल की दीपांजलि जिसकी गोद में एक 3 साल का लड़का था, सभी लोग अंदर आए, जिन्हें देखकर कई सारे बिजनेस में सुधांशु से बात करने चले आए। तो उसकी बेटी थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई, जिसे देख सुधांशु साध्वी को ध्रुवी को दे दिया और उन लोगों से बातें करने लगा, जिसे पर ध्रुवी उन बिजनेसमैन से बोली, एक्सक्यूज मी एवरीवन, सॉरी फॉर बोथरिंग यू, पर ये फैमिली फंक्शन है, सक्सेस पार्टी नहीं। सो मेरे हस्बैंड को थोड़ा अपने भांजे से मिलने दीजिए, जिनकी बर्थडे पार्टी में हम सभी यहाँ आए हैं। ध्रुवी के बाद सुन सभी लोग अपना सर हिला दिया, दूसरी तरफ से चले गए। तो ध्रुवी सुधांशु को देखते हुए, सिद्धू चले। ध्रुवी की आवाज़ में हल्के गुस्से को महसूस कर सुधांशु अपना सर हिला दिया और उसके साथ अव्यक्त के पास चला आया। अव्यक्त जिसमें व्हाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में खूबसूरत सा सूट पहना था, सुधांशु को देख मुस्कुराते हुए, काफ़ी वक्त बाद मिल रहे हैं मामू। सुधांशु अव्यक्त के बाद मुस्कुराते, मेरा प्यारा भरा भंजा लोगों को प्यारी बातों में बहुत अच्छे से लपेट लेता है। आप भी तो लपेट में आ गए मामू। तो मेरा गिफ्ट कहाँ है। अव्यक्त ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाकर, जिसे देखकर सुधांशु अपना सिर हिलाते हुए, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया, सो मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ। एक कहते हुए सुधांशु एक व्हाइट ज्वेलरी बॉक्स निकाल कर अव्यक्त के सामने रख दिया, जिसे अव्यक्त ने खोल कर देखा तो उसमें उसके अंदर प्योर व्हाइट डायमंड की ईयरिंग था, जिसे देखकर अव्यक्त मुस्कुराते हुए सुधांशु से बोला, मेरे सूट से मैच कर रहा है, हेल्प कीजिए मेरी पहनाने में। अव्यक्त की बात सुन सुधांशु अपना सर हिला दिया और अव्यक्त के पुराने ईयरिंग को निकाल कर अपना लाया हुआ ईयरिंग उसे पहना दिया, जिसे देखते हुए रिद्धम अव्यक्त से बोला, और हैंडसम लग रहे हो। रिद्धम के बाद सुन अव्यक्त अपना सिर हिला दिया। जब साध्वी जोर से बोली, मामू। साध्वी के चिल्लाने पर सभी लोग की नज़र सीढ़ियों की तरफ चली, जहां पर मृत्युंजय एकांश को अपनी गोद में लिए महक के साथ खड़ा हुआ था। मृत्युंजय ने एक ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन के साथ बिजनेस सूट पहना था और उसी से मैच करता हुआ एकांश ने भी बिजनेस सूट पहना था। महक ने व्हाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में साड़ी पहनी थी, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रहे थे। मृत्युंजय एकांश को लेकर महक के साथ नीचे आया और साध्वी की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोला, हेलो भांजी। साध्वी मृत्युंजय की मुस्कान को देखकर शर्माने लगा और उसकी तरफ जाने के लिए अपने हाथ बढ़ाने लगे, जिसे देख एकांश उसके हाथ को झटक दिया और उसे गुस्से से घूर कर देखा। तो सुधांशु एकांश को अपनी गोद में लेते हुए बोला, आप मेरी गोद में आ जाओ और मेरी बेटी को उनके मामा के गोद में जाने दो। सुधांशु के बाद सुन एकांश उसकी गोद में बैठे हुए साध्वी को हाथ दिखाते हुए नहीं में इशारा करने, जिसे इग्नोर कर साध्वी मृत्युंजय की बाहों में चली गई। यह देखकर एकांश गंदे तरीके से घुर्राया, जिसे देख साध्वी थोड़ी घबरा गई। तो सुधांशु एकांश को चेहरे को अपनी तरफ करते हुए, अंश फादर के लिए पॉजिटिव होना अच्छी बात है, लेकिन इतना नहीं। जब डेविड वहां जाकर एकांश को देखते हुए अपनी बेटी की तरफ इशारा करके बोला, एकांश मेरी बेटी से शादी करोगे। डेविड के सवाल पर एकांश उसकी बेटी नायरा की तरफ एक नज़र देख मुंह बनाते हुए सुधांशु को गले लगा लिया। तो वैदिक मुस्कुराते हुए, उसने रिजेक्ट कर दिया। तुम्हें बहुत पता है मेरी बेटी को रिजेक्ट कर दिया था या क्या किया। डेविड ने वैदिक को घूरते, जिस पर वैदिक अपना सर हिलाते हुए बोला, किसी से भी पूछ लीजिए, जो उसके बारे में जानता है वो यही कहेगा। वैदिक के बाद सुन डेविड अपना सर हिलाते हुए, मैं बस मस्ती कर रहा था और मुझे अपनी नायरा यहाँ नहीं देनी। जब शोभित चित्रांग और विकल्प अपनी गोद में अपने बेटे को लेकर आ गए। चित्रांग का बेटा त्रिजल अभी 1 साल का था और विकल्प का बेटा प्रणव 1.5 साल का था। त्रिजल की आंखें बिल्कुल डार्क थी और वह चित्रांग की तरह ही दिखता था, लेकिन प्रणव का अपोजिट था। उसकी आंखें विकल्प की तरह चंचल थी, लेकिन चेहरा वर्षा की तरह सीरियस रहता था। एकांश एक नज़र सारे बच्चे को देखने के बाद उल्टे जैसा मुंह बनाते हुए मृत्युंजय की तरफ जाने के लिए जिद करने लगा। तो अव्यक्त वहां आते हुए बोला, मेरे सारे फ्रेंड्स आ चुके हैं। अव्यक्त के बाद सुन मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए महक की तरफ देखने लगा। तो महक अपना सिर हिलाते हुए मृत्युंजय के साथ अव्यक्त की तरफ चली और मृत्युंजय की गोद में साध्वी थी, जिन्हें जाता हुआ देख
एकांश धीरे से सुधांशु की गोद से उतरने लगा तो सुधांशु उसे पकड़ते हुए, बिल्कुल नहीं, पिछली बार मारा था मेरी बेटी को, इस बार नहीं जाने दूँ। सुधांशु की बात सुनकर एकांश उसे घूरने लगा तो ध्रुवी एकांश को अपनी गोद में लेते हुए बोले, अंश लो बुआ, मामी आपको केक खिलाती है। इतना कहकर ध्रुवी एकांश को लेकर किचन की तरफ चली गई और बाकी सब लोग बातों में लग गए। केक कट करने में थोड़ा वक्त था। कुछ देर बाद सारे बच्चे की टोली एक जगह इकट्ठा हो चुकी थी और बैठे हुए थे। विप्लव उन सब की खातिरदारी करते हुए हिमांशी को वीडियो कॉल में सब लोगों को दिखा। जब रिद्धम एकांश की तरफ देखती, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? रिद्धम के सवाल पर एकांश उसकी तरफ एक नज़र देखने के बाद उसे इग्नोर कर दिया। तो विशाल एकांश से बोला, अपने भाई के लिए गिफ्ट लेकर नहीं आए, उसका बर्थडे है। एकांश विशाल के सवाल पर उसे उंगली दिखाते हुए नहीं में हिला दिया। तो अव्यक्त का एक क्लासमेट एकांश का मजाक उड़ाते हुए बोला, ये तो गूंगा है। उसकी बात सुन रिद्धम उसके कॉलर को कसकर पकड़ते हुए, अंश बोल सकता है लेकिन वो बोलता नहीं, गूंगा कहा ना, उठाकर बाहर फेंक दूंगा। विप्लव उन लोगों के झगड़े को देखकर फोन पॉकेट में रखते हुए रिद्धम को दूर करके बोला, अबे मार डालेगा क्या? जिसे सुन रिद्धम उस लड़के की तरफ इशारा करते हुए बोला, इसने एकांश को गूंगा कहा। जिस पर विप्लव उस बच्चे को गाल को खींचते हुए बोला, बेटा बच्चे 5 साल बाद भी बोलते हैं, वो तो अभी सिर्फ 3 साल का है, इसलिए उसे गूंगा नहीं कह सकते, वो तो बहुत समझदार है। चुप है ना तो उसे रहने दो, वरना बहुत मारेगा तुम्हें। साइलेंट बम कहते हैं हम उसे, बहुत जल्दी फट जाता है वो। विप्लव की बात सुनो, लड़का अपना सिर हिला दिया और एकांश को देखने लगा जो कि चुपचाप डार्क चॉकलेट खाते हुए सबको इग्नोर कर रहा था। जब अव्यक्त के केक को लाया गया, व्हाइट कलर में डेकोरेट अव्यक्त का केक बहुत खूबसूरत था, जिसे एकांश चमकती आंखों से देखने लगा और वहां से उठकर भागा तो उसके केक के पास पहुंचने से पहले विप्लव से पकड़ते हुए, नो इस बार नहीं, वरना अव्यक्त सच में बहुत मारेगा। एकांश विप्लव की बात को इग्नोर करते हुए बस उस केक को देखने लगा। जब अव्यक्त सब लोगों की मौजूदगी में वहाँ पर खड़ा हो कैंडल्स बुझाते हुए अपना केक काटा तो सभी लोग ताली बजाने लगे और उसके लिए बर्थडे सॉन्ग भी गाने लगे। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।